नमस्कार। देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता शिबू सोरेन का निधन हो गया। 81 वर्ष की उम्र में सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में उनका निधन हुआ। उनके राजनीतिक कद का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उनकी मौत के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सारे कार्यक्रम छोड़कर गंगाराम अस्पताल की तरफ उनका काफिला गया और वहां जाकर उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी को ढाढ़स बंधाया और इसके बाद देश के तमाम वीवीआईपीज वहां गंगाराम की तरफ गए और अब उनका 3 दिन का राजकीय शोक झारखंड में है। झारखंड में जो किस कदर उनकी लोकप्रियता थी, उनका अंतिम दर्शन करने के लिए जब लोग उमड़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि शिबू सोरेन की राजनीतिक हैसियत देश में और झारखंड के आदिवासियों में कैसी थी। बहरहाल मेरा टाइटल देखकर, मेरी हेडिंग देख के आपके दिमाग में बात आई होगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि एक आईएएस अफसर नहीं होता तो शिबू सोरेन का एनकाउंटर हो जाता। दरअसल ये बात उन दिनों की है जब शिबू सोरेन पर सैकड़ों आपराधिक मामले दर्ज हो चुके थे। वो धनुष तीर के आदिवासियों के सैकड़ों बल्कि हजारों आदिवासियों के बीच में, जंगलों के बीच में, पहाड़ों में शिबू सोरेन छुपे रहते थे। 2 दिन यहाँ 2 दिन वहाँ रहते थे। आदिवासी उनकी सुरक्षा में हमेशा तीर धनुष लेकर रहा करते थे और उन्होंने धान कटाई वाली जो एक अपनी मुहिम छेड़ी थी, उससे महाजनों या सूदखोरी या महाजनी व्यवस्था के जो लोग थे वो शिबू सोरेन के जान के दुश्मन थे और शिबू सोरेन ने अपने आंदोलन को हिंसक तरीके से चलाकर आदिवासियों के पक्ष में उनके ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज हो गए थे। उन दिनों धनबाद के उपायुक्त के तौर पर केबी सक्सेना की नियुक्ति हुई। केबी सक्सेना ने आते ही उनके ऊपर प्रेशर भी था कि शिबू सोरेन के आंदोलन को किसी भी तरीके से कुचल देना है, शिबू सोरेन को गिरफ्तार कर लेना है और झारखंड का जो यह हिंसक आंदोलन चल रहा है इसको खत्म करना है। बिहार के उन दिनों मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र थे। बात यह थी कि एक किंचिगिया नाम का एक एसएचओ थाना अध्यक्ष था जो खुद आदिवासी था और शिबू सोरेन को मुख्य धारा में लाने के लिए उसने बहुत प्रयास किया। दरअसल आदिवासियों के लिए मसीहा के तौर पर शिबू सोरेन जिस तरह उभरे थे, किंचिगिया जो कि पुलिस इंस्पेक्टर थे वो उनसे प्रभावित होकर वो चाहते थे कि किसी तरह कानून का पालन करते हुए शिबू सोरेन समाज की मुख्य धारा में आए। इस तरह जंगलों में छुपे रहना और तीर कमान के लोगों के बीच में रहना और 2 दिन यहाँ 2 दिन वहाँ खाना बदोश की तरह रहना, शिबू सोरेन कब तक इस तरह से काम करेंगे, जबकि असल में वो आदिवासियों के मसीहा। केबी सक्सेना जब उपायुक्त बन करके आए धनबाद के तो उनको ये मैंडेट था कि वो शिबू सोरेन को पकड़ेंगे। लेकिन किंचिगिया की जानकारी के आधार पर और वहां पहुंचने के आधार पर जब केबी सक्सेना को यह पता चला कि ये शख्स हिंसक आंदोलन चला तो भले रहा है लेकिन ये आदिवासियों का मसीहा है, इसने आदिवासियों के हक हुकूक के लिए लड़ाई लड़ी है, इसने आदिवासियों में व्याप्त बुराइयां, जैसे आप माने या ना माने, आदिवासी पूरे झारखंड के वो कच्ची शराब जिसको हांडी दारू कहते हैं उसके पूरे शिकंजे में तब भी थे और आज भी थे। शिबू सोरेन ने आदिवासी होते हुए कभी भी मांसाहार नहीं किया और शराब की एक बूंद नहीं पी। उन्होंने उल्टे कई तरह की सजाएं शराब पीने वालों को देनी शुरू की और जो हांडी दारू जिसको कहते थे उसको बंद करने के लिए आदिवासियों को के ऊपर हर तरह से मानसिक तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी हर तरह से उन्होंने दबाव बनाया। शिबू सोरेन से जब केबी सक्सेना बहुत ईमानदार, कड़क, दुबला पतला आदमी था, बेधड़क आदमी, किंचिगिया के कहने के हिसाब से शिबू सोरेन को घेर कर कोई सैकड़ों तीर धनुष वाले लोग टुंडी के इलाके में थे और वहां पर अकेले निहत्थे केबी सक्सेना आईएएस अफसर वहां पर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि मेरा नाम केबी सक्सेना है। चूंकि जो पुलिस इंस्पेक्टर किंचिगिया था
उसने केबी सक्सेना की डिग्निटी इंटीग्रिटी के बारे में शिबू सोरेन को पहले ही बता रखा था, इसलिए शिबू सोरेन नाम से परिचित थे। और उसके बाद पहले तो आदिवासी जो शिबू सोरेन की सुरक्षा में थे वो केबी सक्सेना के देखकर या उनकी नीयत को भांपकर वो आक्रामक होने वाले थे, लेकिन शिबू सोरेन ने उनको मना कर दिया। और एक आईएएस अफसर ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए शिबू सोरेन से कहा कि देखिए, मैं आया तो आपके खात्मे के लिए था, और मैं आपको बता दूं जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उसमें एक न एक दिन पुलिस आपको मार डालेगी और आपका एनकाउंटर हो जाएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप आदिवासियों की मसीहा के तौर पर काम कर रहे हैं, आप इतनी बड़े समाज सुधार का काम कर रहे हैं, आप कानून के रास्ते पर चलना शुरू किए, आप अपने को आत्मसमर्पण कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। मैं वायदा करता हूं कि मैं सरकारों से बात कर ये सैकड़ों मुकदमे जो आप पर हैं उन मुकदमों को धीरे धीरे खत्म करा दिया जाएगा और आपको मुख्य धारा में लाने का काम किया जाएगा। अन्यथा इस तरह से जंगलों में आप रहेंगे और कानून के खिलाफ काम होता रहेगा, आप हिंसक आंदोलन चलाएंगे तो पुलिस एक दिन आपको मार डालेगी। शिबू सोरेन को इस तरह से किसी ने इसके पहले राय नहीं दी थी, चूंकि केबी सक्सेना का नाम उन्होंने सुना था और गुरुजी सीधे आदमी भी थे लेकिन दिमाग के बहुत तेज आदमी थे। उनको गुरुजी कहते हैं, ढिशोम गुरु कहते हैं। उसकी एक अलग कहानी है, चूंकि उन्होंने जो आंदोलन चलाया और जिस तरीके का आदिवासियों पर छाप पड़ी, एक मसीहा, एक बिरसा मुंडा के बाद झारखंड के आदिवासियों में शिबू सोरेन जीते जागते भगवान या मसीहा के तौर पर देखे जाते थे। शिबू सोरेन ने कहा मुझे सोचने का वक्त दो। उसके बाद उन्होंने एक दिन बाद उन्होंने कहा केबी सक्सेना ने कि मैं कल फिर आऊँगा। फिर उन्होंने कहा आप जिस रास्ते से आओगे उसी रास्ते से जाना भी। अगले दिन जब केबी सक्सेना वहाँ पर पहुँचे तो आदिवासियों को डर था। उन्होंने उस जंगल के पेड़ों पर तीर कमान लेकर के वो बैठे थे और उन्हें ये था कि अगर शिबू सोरेन के साथ किसी तरह का ज्यादती की या पुलिस आई या उन्हें गिरफ्तार किया तो वो सबको मार डालेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। केबी सक्सेना वहाँ गए, अच्छी खासी संख्या में वहाँ आदिवासी इकट्ठा थे। उन्होंने वहाँ सभा को संबोधित किया और इसके बाद शिबू सोरेन उनके साथ बैठकर पहले थाने आए, फिर डीसी इसके बाद ये सारी बातें जब उन्होंने कर ली और यह हुआ कि शिबू सोरेन आत्मसमर्पण करेंगे या शिबू सोरेन की बातचीत चल रही है और केबी सक्सेना इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो महाजनों, सूदखोरों, जिनके खिलाफ शिबू सोरेन ने पिछले 2 दशकों से या 15 साल 10 साल से नाक में दम कर रखा था, उनकी लॉबी बहुत मजबूत थी। इससे पहले कि केबी सक्सेना कोई कदम उठाते उनका तबादला कर दिया गया। उनकी जगह लक्ष्मण शुक्ल नाम के व्यक्ति की तैनाती की गई। केबी सक्सेना ने उनसे जाते वक्त कहा कि आप मेरे अधूरे काम को पूरा करना, ये मौका आप जाया नहीं देना। और अपने तबादले से पहले बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के जरिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को केबी सक्सेना ने एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में लिखा कि शिबू सोरेन आदिवासियों का मसीहा है और इसको मुख्य धारा में ले आए जाने का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए। इसके साथ आदिवासियों की एक बहुत बड़ी संख्या है। आदिवासियों को कोई व्यक्ति अगर मुख्य धारा में ला सकता है तो अकेला नाम शिबू सोरेन। बाद में लक्ष्मण शुक्ला ने उसी काम को आगे बढ़ाया और वो गए, शिबू सोरेन उनके साथ थाने में आए। उसके बाद तत्कालीन डीसी यानी डिप्टी कमिश्नर के घर बैठकर उन्होंने खाना खाया। फिर उनके एक दोस्त झगड़ू पंडित भी थे, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं था, लेकिन उन्हें डर था कि अगर अकेले शिबू सोरेन जेल जाते हैं तो उनके साथ कोई साजिश न रची जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं किसी पुलिस को थप्पड़ मार देता हूं, डीसी साहब मेरे खिलाफ FIR दर्ज करके मेरे ऊपर भी मुकदमा कर दो, मैं शिबू सोरेन गुरुजी को अकेले जेल में नहीं जाने दे सकता। झगड़ू पंडित के खिलाफ इसी तरह से एक मुकदमा दर्ज किया गया और ये फिर दोनों नेता वहां पर पहुंचे, आदिवासी नेता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 2 नेताओं के सोने और बिछाने के लिए 36 कंबल दिए गए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से खाने का अच्छा प्रबंध किया गया। गुरुजी का पैर दबाने के लिए 6 वहां पर कैदियों को, नौकरों को लगाया गया कि उनका हाथ पैर की मालिश करे और डीसी हर शाम आकर उनसे पूछता था। इसी बीच एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बिहार की एक महिला किसी अपराध में बंद थी उन दिनों जेल में और वो कुछ
गीत वीत गा रही थी, तो शिबू सोरेन को, चूंकि वो आदिवासी इलाके के थे, उनको वो चीज़ें पता नहीं थी। उन्होंने किसी से पूछा ये महिला किस चीज़ का गाना गा रही है, तो उन्होंने कहा कि ये छठ के गीत गा रही है, ये जेल में है, ये छठ का व्रत करना चाहती है। शिबू सोरेन ने अगली शाम डिप्टी कमिश्नर जब उनसे मिलने आए, उन्होंने कहा कोई कमी तो नहीं है, कोई व्यवस्था चाहिए। उन्होंने कि छठ की पूजा का प्रबंध कीजिए, एक महिला यहाँ पर है, वो छठ की पूजा करना चाहती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ने ये व्यवस्था की। बाद में वहीं जेल से निकालकर बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा से शिबू सोरेन की मुलाकात कराई गई। बाद में इंदिरा गांधी से भी उनकी मुलाकात कराई गई। शिबू सोरेन के पिताजी, जब आप उनके गांव जाएंगे, क्षेत्र जाएंगे, तो आप इसका पता चलेगा। दरअसल दक्षिणी बिहार का वो इलाका जो आदिवासियों का है, जिसे अब झारखंड कहते हैं, वहाँ पर आप जानते हैं कि प्राकृतिक स्रोतों से और प्राकृतिक रूप से कितना धनाढ़ इलाका है। जड़ जंगल जमीन का नारा देने वाले आदिवासी वहाँ पर रहते हैं। लेकिन बोकारो स्टील प्लांट और तमाम इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ और उसके बाद बाहर के लोग जा कर के वहाँ पर जब बसे, तो उन्होंने आदिवासियों की ज़मीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। और इसके बाद अलग तरह से सूद पर पैसा दिया। मतलब ये था कि आदिवासियों की फसल का 1/3 उन्हें मिलता था, 2/3 सूदखोर ले लेते थे, और इससे आदिवासी बहुत बुरी तरह परेशान थे। बिरसा मुंडा ने, आपको याद होगा, आंदोलन चलाया था, लेकिन उसके बाद फिर स्थितियां पलट गई थी। अपने स्थानीय क्षेत्र में शिबू सोरेन के पिताजी, जो एक टीचर भी थे, उन्होंने इस तरह की जागृति फैलाई थी और आदिवासियों के खिलाफ, सूदखोरों की प्रताड़ना के खिलाफ उन्होंने आवाज़ भी उठाई थी। शिबू सोरेन उन दिनों एक कस्बे में पढ़ाई कर रहे थे, हॉस्टल में, आदिवासी हॉस्टल में रह के। उन्हीं के लिए उनके पिता खाना लेकर के, अनाज लेकर के जा रहे थे। जब घर से कोई थोड़ी दूर आने पर, मैदान पर, उस जगह मैं वहाँ पर गया हूँ, उनकी कुल्हाड़ी से मारकर उनकी हत्या कर दी गई। शिबू सोरेन को जब ये बात पता चली, उन्होंने पढ़ाई छोड़कर आदिवासियों के संघर्ष के लिए, उनकी ज़मीन बचाने के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। सबसे पहला काम तो ये किया कि खेत में जो फसलें थीं आदिवासियों की ज़मीन पर, और वो फसलें तीर कमान लेकर हिंसक तरीके से धान काटो योजना के तहत सारी की सारी फसल काट के आदिवासी अपने पास रख लेते थे। सूदखोरों महाजनों का कहना था कि इस ज़मीन पर उनका कब्जा है, लेकिन आदिवासियों का कहना था कि ये पूरी ज़मीन हमारी है, ये छल कपट से ली गई थी। और बाद में वो आंदोलन इतना तगड़ा हुआ कि सारे आदिवासियों में ये बात आ गई। फिर जिन लोगों ने ज़मीन ली थी, वो शिबू सोरेन के पैरों पर गिरने लगे थे, और वो हिंसक आंदोलन इतना तगड़ा हुआ कि बिहार की पुलिस और प्रशासन के लोग शिबू सोरेन को पकड़ने या उनका पीछा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। शिबू सोरेन ने एक हिंसक आंदोलन आदिवासियों के खातिर, और उस आंदोलन को चलाते हुए उन्होंने समाज में शिक्षा का, शराब छुड़वाने का, और उनके अंदर एक चेतना पैदा करने का, और आदिवासियों के मूल स्वभाव, मूल चरित्र को बदलने का, सिवाय इसके कि वो अपने हक और हकूक के लिए लड़ सकें, अन्याय के खिलाफ लड़ सकें, ये भावना उन्होंने दी। इसलिए उन्हें याद किया जाना चाहिए। आप शिबू सोरेन स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से अर्जुन मुंडा, जिन्हें आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के तौर पर जानते हैं, शिबू सोरेन के छांव में ये लोग नेता बने हैं। चाहे शैलेंद्र महतो हो, साइमन मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, चंपई सोरेन हो ना, एक बहुत लंबी लिस्ट है नेताओं की जो शिबू सोरेन की छांव में पलकर ये लोग नेता बने। ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि पूर्व झारखंड के आंदोलन के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाने वाले शिबू सोरेन कई बार शुरुआती दौर में चुनाव भी हारे। पहली बार जब झारखंड में चुनाव हुआ तो उसके मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाए, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। वो चुनाव हारते भी रहे, चुनाव जीतते भी रहे। दूसरी बात है, जिन वजहों से आप या ज़्यादातर लोग शिबू सोरेन को जानते हैं, उसमें 3 घटनाएं ऐसी हैं जिसमें उनको जेल जाना पड़ा, और वो उसी घटना के तौर पर आप उन्हें ज़्यादा जानते हैं, लेकिन वो आधी अधूरी घटना है। दरअसल शिबू सोरेन, जैसा मैंने कहा कि आज़ादी के बाद का इस देश का सबसे बड़े आदिवासी नेता थे, वो एक मसीहा थे,
और आज जो झारखंड में आप देख रहे हैं, उन्हीं की देन है कि झारखंड की आदिवासियों सीट पर आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा ज़्यादा है। तो 3 घटनाएं ये थी कि नरसिम्हा राव सरकार अल्पमत में थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 सांसद जीते थे और इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में मत दिया, जिससे नरसिम्हा राव सरकार बच गई। लेकिन जो सांसद का स्टेट बैंक में अकाउंट था, उसी में इन लोगों ने पैसे जमा कर दिए उसी दौरान। तो इस केस का बाद में एक रविंदर कुमार करके थे, वो एक पार्टी झारखंड की चलाते थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीबीआई से शिकायत की। उसके बाद जब नहीं एक्शन हुआ तो वो कोर्ट गए, कोर्ट ने सीबीआई को डायरेक्शन दिया, बाद में ये लोग अरेस्ट कर लिए गए। और इसी केस में देश में पहली बार किसी पूर्व प्रधानमंत्री को दोषी भ्रष्टाचार के केस में करार दिया गया। सजा भी नरसिम्हा राव को हुई, हालांकि बाद में ऊपरी अदालत में सब रिहा हो गए और सबूतों के अभाव में। और उसी केस में सुप्रीम कोर्ट, उसी केस में ऊपरी अदालत ने ये एक बड़ा लैंडमार्क डिसीजन दिया था, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई 6-8 महीने पहले उसको बदला है। तब उसमें डिसीजन ये आया था कि संसद या विधानसभाओं के भीतर संसद या विधानसभा के सदस्यों के आचरण को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। और ये बहुत समय तक चलता आया था और अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बदला है। बहरहाल में दूसरा किस्सा शशिनाथ झा का है, जो कि मनमोहन सरकार के, माफ़ कीजिए, नरसिम्हा राव सरकार के दौरान शशिनाथ झा शिबू सोरेन के पीए थे और उनकी विश्वास मत के कुछ ही दिनों के बाद, जिसमें पैसा लिया गया था, उनका दिल्ली में अपहरण हुआ। अपहरण के 2 दिन बाद हत्या हो गई और उसका नरकंकाल बरामद हुआ झारखंड में। और कहा यह गया कि शशिनाथ झा शिबू सोरेन से उसी पैसे में की डीलिंग में शामिल थे और वो अपना हिस्सा मांग रहे थे और इसीलिए उनकी हत्या कर दी गई। और इस पे भी शिबू सोरेन के खिलाफ सीबीआई ने फांसी की सज़ा की डिमांड की थी, जिसमें उनको उम्र कैद हुई थी। लेकिन इस केस में शिबू सोरेन के राजनीतिक विरोधियों से लेकर उनके पुराने दोस्तों तक, जो उनसे अलग भी हो गए थे, जो साथ भी थे, वो कह रहे थे शिबू सोरेन अपने हाथ से या अपनी जानकारी में किसी का मर्डर इस तरीके से नहीं करवा सकते। ये गुरुजी के खिलाफ राजनीतिक साजिश है। हालांकि जो कुछ भी हो, जो भी अदालत में बातें हुई हो, सीबीआई ने और उनके आनंद ने, गुरुजी के वकील RK आनंद ने कहा कि समाज के लिए, देश के लिए जो उन्होंने सेवा की है, आदिवासी समाज के लिए, ये देखते हुए उनको फांसी की सज़ा नहीं देनी चाहिए। बाद में अदालत में उम्र कैद की सज़ा मिली, फिर ऊपरी अदालत में भी इस मामले में शिबू सोरेन बरी हो गए। तीसरा मामला एक हत्याकांड का था, वो बहुत साल पहले, उसमें FIR में वो थे, वो तमाम 59 लोग उसमें नामजद FIR हुई थी, बाकी सब लोग ने अपनी ज़मानत करा ली थी। शिबू सोरेन भूल गए कहते हैं, या उन्होंने, तो बहुत साल के बाद, 25 साल के बाद ये मुकदमा खुला। उस समय मंत्री थे और ये कहा गया इस केस में शिबू सोरेन फरार हैं और फिर इसको विपक्ष ने मुद्दा बनाया। हालांकि बाद में वो मामला भी सलट गया। तो इस तरह से ये 3 बड़े विवाद हैं जो शिबू सोरेन से जुड़े हैं और ज़्यादातर लोग शिबू सोरेन को जब याद करते हैं तो वो इन तीनों विवादों की आधी अधूरी बातों को ज़्यादा याद करते हैं। जबकि असलियत ये है कि शिबू सोरेन भारत की राजनीति में आज़ादी के बाद देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता थे और आदिवासियों के मसीहा के तौर पर, और ख़ास करके झारखंड के आदिवासियों को अगर अपना जड़ जंगल ज़मीन वापस मिला है तो उसके लिए सिर्फ एक शख्स जिम्मेदार है, या एक शख्स ने कोशिश की, जिसका नाम शिबू सोरेन है। मैंने सोचा आज उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपके साथ शेयर की जाए। नमस्कार।